हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में और हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है एडवर्ब्स। तो मुझे उम्मीद है आपने पिछली सारी क्लासेस देख ली हैं। अगर आपके कुछ बैकलॉग्स हैं इस बैच में, आपको पता है इस बैच के बारे में मैं और भी क्लासेस में बताता हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैचेस फॉर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन बैचेस में से एक बैच है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिप्स में कंटेंट भी मिलता है। मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है, 1.5 पौने 2 घंटे का टाइम होता है कि मैं आपको डिटेल में कंटेंट दे सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कंटेंट भी दे पाता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर पाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। अगर आप जाके देखेंगे मेरी पिछली सारी क्लासेस में, तो अब जो भी बच्चा पेड बैच का है तो वो जानता होगा कि मैं अपने हर एक पेड बैच में विक्रांत बैच के जिक्र ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो आप इस बैच को हल्के में ना लें। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ये तो फ्री बैच है, कभी देख ले कभी ना देख ले, तो बेटा मैं बता रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैचेस है, क्योंकि मैं कभी भी कंटेंट ये देख के देता ही नहीं कि बैच फ्री है या फिर पेड है। मैं कंटेंट हमेशा टाइम कि एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है, मेरे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, इसको देखते हुए प्लान करता हूँ। ठीक है, मैं ये देखते हुए प्लान नहीं करता जितना मेरे पास बचा है और उस बचे हुए समय में मैं कितना बेहतरीन कर सकता हूँ। दैट इज़ हाउ आई फील। ठीक है, और मैं उसी तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपसे चाहता हूँ कि जो बच्चे विक्रांत बैच को हल्के में ले रहे हैं ना भाई, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास एडवर्ब्स की तरफ। हम आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, तो एडवर्ब्स में आप पहले तो आप मेरे साथ करेंगे कॉन्सेप्ट्स। कुछ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, एडवर्ब्स के टाइप समझेंगे, एडवर्ब्स का यूसेजेस समझेंगे, और उसके बाद हम करने जा रहे हैं इस पे क्वेश्चंस, है ना भाई। तो भर भर के क्वेश्चंस हैं इस पे तुम्हारे पास बहुत सारे। और फिर इसके बाद आज हम वोकैबलरी में एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, मतलब वोकैबलरी से हटके जो है हमारे पास idioms एंड phrases। तो आज की क्लास में तो मज़ा ही आ जाने वाला है आपको। तो आइए शुरू हो जाते हैं फटाफट CDS के लिए। हियर वी गो। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब्स की। अगर आपने मेरे साथ एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो एडवर्ब्स आप एकदम से पकड़ पाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास कोई भी नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है या फिर कोई भी नाउन इक्विवेलेंट, तो मेरा बच्चा हम हमेशा उसे मॉडिफाई करते हैं किससे? एडजेक्टिव से। इनको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और इसका एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये दो चीज़ें बता देता है, या तो ये क्वालिटी बता देता है या फिर ये क्वांटिटी बता देता है। बस सिर्फ इसका इतना सा काम है, क्वालिटी बता देगा या क्वांटिटी बता देगा। एडजेक्टिव्स आपने चैप्टर भी पढ़ लिया, समझ भी लिया, क्वेश्चंस भी लगा लिए, मजे भी ले लिए, है ना। अब बात आती है एडवर्ब की। ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर क्यों है? क्योंकि एडवर्ब्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव है या कोई वर्ब है या फिर कोई दूसरा एडवर्ब है, तो इन तीनों को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब ही आता है। नहीं समझे मेरी बात? थोड़ी सी डिफिकल्ट तुम्हें लग रही होगी पर अभी समझ में आ जाएगी। तो नाउन और प्रोनाउन को ही डिफाइन कर पाता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब सबको कर देता है। एडजेक्टिव को भी कर देता है, वर्ब को भी कर देता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। तुम सोच रहे होगे कैसे? देखो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जरा इसको ध्यान से देखना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो हम सब जानते हैं गर्ल क्या है मेरा बच्चा? नाउन। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो फिर वेरी क्या है? मैंने कहा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो नाउन को जो मॉडिफाई किया वो एडजेक्टिव ने किया, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है? तो मैंने बता दिया वेरी ब्यूटीफुल है। तो वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना। किसके बारे में बता रहा है? ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वेरी ब्यूटीफुल है। अब तुम चाहो तो वेरी ना लिख के यहाँ पे नॉट लिख देते हैं,
शी इज, तो आपको आ हटाना पड़ता, शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आपको ऐसे कहना पड़ता। अगर आप नॉट लगाते तो वो भी एडवर्ब ही बनता। क्यों बनता? क्योंकि वो एडवर्ब ही बनता, क्योंकि वो भी ब्यूटीफुल के लिए ही आ रहा होता। तो इस तरीके से एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया एक एडवर्ब ने। वेरी एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब दिखाता हूं वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। हम अक्सर बोलते हैं ही इज अ गुड प्लेयर, he plays good। अब जरा ध्यान देखिए भाई, यहाँ पे क्या गड़बड़ हम कर दिए हैं। आइए जरा दिखाते हैं आपको। तो देखिए भैया गड़बड़ हुई है, ही इज अ गुड प्लेयर। तो प्लेयर तो नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने कोई बात नहीं है, एडजेक्टिव आता है, आ जाने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, ही इज अ गुड प्लेयर, ही प्लेस। अब प्लेस तो हम सब जानते हैं ना वर्ब है, तो ये गुड नहीं हो सकता क्योंकि गुड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ही प्लेज गुड नहीं बोलेंगे, ही प्लेज वेल बोलते हैं। इसलिए ही प्लेड वेल, ही प्लेज वेल, क्योंकि वेल होता है एडवर्ब। गुड के लिए जो एडवर्ब होता है वो वेल होता है। समझे मेरी बात? गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और उसका एडवर्ब वेल। ठीक है, तो इस तरीके से इसने वर्ब को भी मॉडिफाई किया। आपने देखा इसने कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, आपने देखा कैसे इसने एडवर्ब को मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया। अब आप देखेंगे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई कर देता है। बड़ा सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, याद होगा वो वाला सेंटेंस लिखता हूं जो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कराया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में। द ओल्ड मैन sang a very melodious song but not very मेलोडियसली। पता है एक बात और है, इस बैच का बच्चा बड़ा अच्छा है। मैं इसका कमेंट बॉक्स भी देखता हूँ ना, तो अच्छे कमेंट्स मिलते हैं मुझे, काम के कमेंट्स मिलते हैं। एक बच्ची है वो क्या करती है कि हर क्लास की सारी वोकैबुलरी निकाल कर कमेंट बॉक्स में डाल देती है। मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे लगता है कि ये लड़की तो सेलेक्ट हो जाएगी। एक रिजल्ट मुझे साफ दिख रहा होता है, इसलिए नहीं कि वो कैब निकाल के डाल रही है, वो कैब निकाल के वो कहीं तो लिख रही है, दैट मीन्स शी इज मेंटेनिंग अ वो कैब रजिस्टर। वो पूरा लेक्चर भी देख रही है ना, और नोट्स भी बना रही है, और उसे कहीं और भी पेस्ट कर रही है, मतलब याद कर रही है। तो एक बच्चा तो मेरा ऐसा है जिसकी वो कैब तैयार हो रही है, और वो मेरे लिए मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तुम अपने लिए करते हो, पर पता नहीं क्यों खुशी मुझे होती है। तो इट्स लाइक मतलब पता नहीं, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप से है। जब तुम भी कुछ बढ़िया करते हो तब भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू गाइस। सो आइए देखते हैं एक बार इस वर्ड को, इस क्वेश्चन को आप दोबारा करिएगा। एक बार हम कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच में इसे। ठीक है, फिर से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, आपको इनकी पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। मतलब आपको बताना है इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाया था ना। तो ये फटाफट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड में कर दीजिए इसे। हाँ भाई, तो टाइम ओवर हुआ और हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि कौन कौन से नाउन हैं। आओ पहले नाउन पकड़ लेते हैं। तो पहला नाउन हमने ये वाला पकड़ लिया, बहुत शानदार, ये हो गया नाउन। आओ जी आओ, दूसरा नाउन पकड़ते हैं। ये पकड़ा हमने दूसरा नाउन, है ना, सॉन्ग दूसरा नाउन हो गया। कोई दूसरा नाउन, तीसरा नाउन है? नाउन नहीं है भाई कोई तीसरा, तो कोई बात नहीं। अगर नाउन आया है तो एडजेक्टिव आ सकता है ना, कि संज्ञा आई है तो विशेषण आ सकता है उसकी विशेषता बताने। आइए ज़रा चलते हैं। तो मैन कैसा है? ओल्ड है। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि मैन के बारे में बताया, नाउन के बारे में बताया। मैन कैसा है? ओल्ड है। ठीक है, और देखते हैं गाना के बारे में कुछ है। हाँ भाई, गाना सुरीला है, मेलोडियस है, तो सुरीला हो गया, है ना, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है भाई, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं।
ओल्ड हो गया, मैन हो गया, सैंग। सैंग गली का कुत्ता, कुत्ता जानता है कि ये वर्ब होगी। कैसे? क्योंकि भाई एक्शन है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ सिंग है ना, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग होती है। तो द ओल्ड मैन सैंग अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग। अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग का क्या मतलब है? सॉन्ग क्या हो गया? नाउन। मेलोडियस क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना। और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। एक ऐसा एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है किसको? इस एडजेक्टिव को। क्या बता रहा है? बता रहा है कि एक बूढ़े आदमी ने गाना गाया, एक सुरीला गाना गाया, एक बहुत सुरीला गाना गाया। तो गाना कैसा था? सुरीला था। कितना? बहुत सुरीला था। तो बहुत क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। अब हम आगे जाते हैं। बट नॉट वेरी मेलोडियसली। तो क्या नहीं किया उसने? मेलोडियसली गाया नहीं। गाना तो बहुत सुरीला था, पर सुरीले तरीके से गाया नहीं। तो मेलोडियसली क्या हो जाएगा? मेलोडियसली किसके लिए आया है? सैंग के लिए आया है। तो मेरा बच्चा सैंग था वर्ब, तो मेलोडियसली हो जाएगा एडवर्ब, है ना। कितने मेलोडियसली गाया उसने? उसने वेरी मेलोडियसली गाया, है ना। तो मेलोडियसली क्या था? एडवर्ब। तो वेरी भी किसके लिए आया? अरे मेलोडियसली के लिए ही तो आया है। वेरी उसने सैंग थोड़ी किया, सिंग वेरी नहीं किया। सिंग तो उसने मेलोडियसली किया। कितना मेलोडियसली? वेरी मेलोडियसली। तो वेरी क्या हो जाएगा? एक बार फिर से एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी मेलोडियसली। लेकिन वो क्या करे? नॉट वेरी। बहुत सुरीला नहीं गाया। सुरीला नहीं गाया मतलब सुरीला गाया, बहुत सुरीला नहीं गाया। बहुत सुरीला मतलब नॉट भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट वेरी को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे मेलोडियसली वेरी को कर रहा है, और नॉट जैसे वेरी मेलोडियसली को कर रहा है और नॉट वेरी को कर रहा है। तो यहाँ पे आप 3 एडवर्ब देखेंगे, जिसमें से मेलोडियसली को वेरी मॉडिफाई कर रहा है और वेरी को नॉट मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो बड़ी सीधी सिंपल सी बात है कि आपको बस इतना देखना है कि नाउन है तो एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो सकता है, वर्ब है तो एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी और क्वांटिटी। एडवर्ब क्या बताता है? ये भी हम आगे जानेंगे। अभी हमने जाना कि जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, इस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एडवर्ब बताता क्या है। जैसे एडजेक्टिव आपको क्या बताता है? एडजेक्टिव आपको बताता है क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, पर एडवर्ब आपको क्या बताता है? एडवर्ब बहुत सारी चीजें बताता है। एडवर्ब आपको बताता है मैनर। एडवर्ब आपको क्या बताता है? मैनर बताता है। एडवर्ब आपको बताता है टाइम। एडवर्ब आपको बताता है प्लेस। एडवर्ब आपको बताता है फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब आपको बताता है डिग्री, या फिर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, शिद्दत जिसे आप उर्दू में कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं ये 4 तरह के एडवर्ब्स होते हैं, या कह सकते हो 4 तरह के। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही 4 चीजें एडवर्ब बताता है। जैसे एडजेक्टिव क्वालिटी या क्वांटिटी बताता था, यही 5 चीजें एडवर्ब बताता है। ठीक है, या फिर 5 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। एक ही बात है, जैसे आप चाहें। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं, जो तरीके बताते हैं कि भाई काम कैसे किया। जैसे मेलोडियसली, ब्यूटीफुली, एंग्रीली, सैडली, जिसमें एल वाई लगता है, ली आता है इसमें अक्सर। तो ये तरीके बताते हैं। ठीक है, टाइम जैसे सून, या फिर आपने कहा येट, अनटिल। ठीक है, या फिर आपने कहा हियर, नहीं, आफ्टर। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन की तरह भी काम कर जाते हैं, वो आप प्रेपोजिशन की क्लास में जानेंगे।
ठीक है। अच्छा भाई, प्लेस, प्लेस कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह बताते हैं, जैसे हियर, देयर, नोवेयर, समवेयर। अच्छा, ये जो होता है ना टुमारो, है ना, लास्ट डे, यस्टरडे, ये भी सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम ही होते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन किसी चीज का। जैसे भाई मैंने कहा अगेन, नेवर, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है लगभग नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर। तो अगेन, नेवर, सेल्डम, ऑफन, अक्सर, है ना, यूजुअली। तो ये सारे के सारे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अच्छा, डिग्री और इंटेंसिटी मतलब ये शिद्दत बताते हैं, किसी काम को कितनी शिद्दत से किया गया, या कोई चीज़ मतलब कितनी ज़्यादा थी, तो इसमें वही वाले आ जाती है, ज़्यादा कम वाले, वेरी, मच, टू, सो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, है ना, इनफ, मोर, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होते हैं। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। कैसे पता चला आपको कि ये एक तो बताते क्या है, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और बताते क्या है, इन 5 में से कोई एक चीज़ एडवर्ब बताएगा। तो सोचो कितने सारे एडवर्ब आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर सबके 4-4 एग्जाम्पल भी मान लो तो 20 एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं आपके पास, है ना, और उसे क्लासीफाई कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि एडवर्ब पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो, एडवर्ब की एक प्लेस याद रखो। प्लेस क्या है कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनके साथ एक बात होती है, शुड बी यूज्ड कब? बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आ जाते हैं। जैसे आई ऑफन गो देयर, शी इज never late, you have always cheated us। देखो, इसका रूल ऐसे लिखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी should be used after the subject of the sentence if there is an auxiliary the adverb of frequency should be used after it। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या बात बताई मैंने आपको? मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? हैव वाली, है ना, बी वाली और डिड डू डज वाली। अगर ऐसा कुछ है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होगा, है ना, उसके बाद यूज हो जाएगा। किसके बाद? उस वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी के बाद। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आ गया। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ गया, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ गया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका।
क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? तो ये क्या कर रहे हैं, हैव यू एवर। अब तो एवर यू के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो इस सब्जेक्ट के बाद ही आ गया। कब है ना, इंटेरोगेटिव में ऐसा ही होगा। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो जाएगा, समझे मेरे बच्चे, सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो जाएगा। तो हैव यू एवर, ऐसे आप इसे यूज करेंगे। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आध सेंटेंस और मैं आपको देखता हूं। शी सेल्डम कम्स हियर, यू मे नेवर गेट फेल। अब देखो यहाँ पे आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये मे जो है ना, ये भी ऑक्सिलरी है। कौन सा ऑक्सिलरी है? मॉडाल ऑक्सिलरी है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑक्सिलरी हो या फिर मॉडाल हो, क्योंकि मॉडाल का पूरा नाम भी मॉडाल ऑक्सिलरी ही होता है। ठीक है, सो यू मे नेवर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सिलरी के बाद आ गया है। या फिर शी अच्छा अच्छा, एक रूल और है जिसका छोटा सा रह गया है, वो मैं आगे क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा। तो ये मेन क्वेश्चंस हैं। तो एडवर्ब की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि हमेशा जिसकी बात करता है उसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, जिसकी बात कर रहा होता है ना उसके साथ आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है। लेकिन अगर ऑक्सिलरी या मॉडल आ जाता है तो ये उसके बाद आ जाता है। ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी हो, ये सब्जेक्ट के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी कराने वाला हूँ। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। द फैकल्टी वर्कड वेरी हार्डली। अब देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, हार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब भी है और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अगर आप इसके साथ एल वाई लगाते हैं हार्डली, तो इसका मीनिंग बदल जाता है ना। इसका मतलब हो जाता है विद डिफिकल्टी, मुश्किल से, या फिर बेयरली, ये वाला मीनिंग हो जाता है इसका, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली। इन सब का मतलब एक जैसा ही होता है, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, है ना। और अगर आप हार्डली के साथ एल वाई लगाते हो तो इनमें से कोई वो साउंड करता है। तो अब आप कह रहे हो द फैकल्टी वर्क, फैकल्टी ने काम किया कैसे? वेरी हार्डली, बड़ी मुश्किल से काम किया। इसका मतलब फैकल्टी काम नहीं करना चाहता था। तो बड़ी मुश्किल से नहीं, आप कहेंगे बड़ी मेहनत करी उसने, वर्क हार्ड, हार्ड कहेंगे। तो हार्ड यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। ही वर्कड, क्योंकि वर्कड क्या है? वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन ठीक हो गया, आंसर बी हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हार्ड यहाँ पे आपने एडवर्ब की तरह यूज किया। हाँ जी, ही वर्कड हार्ड। और मैं कहूं द वॉलनट इज टू हार्ड टू क्रैक। क्या मतलब हुआ कि ये अखरोट इतना सख्त है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। टू हार्ड टू क्रैक। अब यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या हार्ड है? वॉलनट हार्ड है। वॉलनट क्या है? नाउन है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। और ये TW2 क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, टू हार्ड टू क्रैक। तो क्या हो गया? द फैकल्टी वर्कड टू वेरी हार्ड टू इंप्रूव द स्कोर। वेरी हार्ड का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करी उसने। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 10-10 सेकंड का समय है भाई। अब देखो एक बात याद रखो, हम वेरी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ करते हैं। वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। और मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
ठीक है, तो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री का क्या मतलब है कि आप कह सकते हैं वेरी के साथ वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, वेरी वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग, ना वेरी अगली। ये सब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप मच के साथ कह रहे हैं तो आप मच के साथ कभी भी स्मार्ट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वेरी स्मार्टर। और आप क्या कहेंगे? मोर हैंडसम। ठीक है, ही इज मच मोर हैंडसम, है ना। वीक नहीं कहेंगे, वीकर कहेंगे। स्ट्रांग नहीं कहेंगे, स्ट्रॉन्गर कहेंगे। अगली नहीं कहेंगे, अगलियर कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप मच के साथ यूज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अब क्योंकि सेंटेंस कंपैरिजन का है ना, आप मेट का कंपैरिजन कर रहे हैं हाउस वाइफ से, तो आप क्या कहेंगे? वेरी क्विकर नहीं कहेंगे, मच क्विक, मच क्विकर। तो क्या मतलब हुआ? मोस्ट मेट्स आर मच क्विकर। ज्यादातर मेट जो है वो क्या है? ज्यादा तेज है। मच क्विकर है, बहुत ज्यादा तेज है, काफी तेज है हाउस वाइफ से विद हाउस होल्ड वर्क एज दे गो टू मैनी हाउसेस, क्योंकि कई घरों का काम करती हैं तो बहुत तेज काम करती हैं। आंसर हो जाएगा ए। और इसीलिए क्या होता है जानते हो? इसीलिए मेट्स की और मम्मियों की लड़ाई रहती है। मम्मी को लगता है तेज काम कर गई, वो भी मेरे से तेज काम कर गई, तो मम्मी ना कमियां निकालती हैं मेड में। तो तुम्हें पता है बड़ा मुश्किल होता है घर में मेड रोकना। मेरे घर मेड नहीं है, ठीक है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ कभी रखी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि मेरी मम्मी को समझ में नहीं आता। मेरी मम्मी को कहते हैं ये कैसा काम किया है, मुझे लाते हैं किचन में, देख कैसा काम किया है। कैसा काम किया? मैं बढ़िया, तो चमक तो रहा है, चमक रहा है, पागल है तू, इधर आ देख, यहाँ पे चिकना है, यहाँ पे ये है। अरे मैं कह रहा हूँ मम्मी इसको चाटना थोड़ी है, हो तो गया साफ, रोज़ करके जाएगी काफ़ी है। मम्मी कह रही दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्यों फालतू मतलब मेड के चक्कर में मैं क्यों पिलूँ। मैंने कहा हाँ मम्मी कल आएगी ना, सुनाना इसको, निकाल देना काम से, ठीक है। तो भैया अपने आप को बचाने के लिए जो मेरे समझ में आया मैंने उस समय बोला, ठीक है। फिर मेड आई, मेड को मम्मी ने बोला, मेड बोली मैं आंटी जी हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। हमने फिर कहा चलो भाई, मतलब अल्टीमेटली ये होना ही है। और ये मुझे लगता है, अच्छा मेरा एक फ्रेंड और है, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम ही है कि उनके यहाँ मेड नहीं रुक पाती, क्योंकि मम्मी कहती है कि मेड मतलब कौन, मम्मी को होता है मेरे से अच्छा काम कैसे कर लेगी। तो ये सेंटेंस से मुझे याद आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो मम्मियों को ऑब्जर्व करोगे ना, बड़ी मजेदार होती है। आई वॉज टू एंग्री विद हिम टू ओवरलुक हिज फॉल्ट्स। आई वॉज टू एंग्री विद हिम। चलो, तो आई वॉज टू एग्री विद हिम टू ओवरलुक हिज फॉल्ट्स। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो TOO होता है ना, TOO, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है भी, जिसे आप कहते हो ऑल्सो, ठीक है। आइए पहले ये वाला समझते हैं। जैसे अगर वो आपसे कहती है आई लव यू, तो आप क्या कह देते हैं? आई लव यू टू, आप ये बोल देते हैं। भाई वो आपसे कहती है आई लव यू, आप कहते हैं आई लव यू टू। ओ भाई साहब ये मत कहा करो, ये बदतमीजी है। अगर उसको इसका सही मीनिंग पता चल जाएगा, दिक्कत हो सकती है तुम्हें। जैसे जब तुम कहते हो आई लव यू, उसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर तुम उसको पलट के कहते हो आई लव यू टू, तो इसका मतलब है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मतलब मैं उससे भी प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। ये वाला मीनिंग दे देगा ये, समझे मेरी बात? तो ऐसा मीनिंग थोड़ी देना चाहते हो मेरे बच्चे। तो आप क्या है, ये सेंटेंस गलत होता है, हम ये थोड़ी कहना चाहते हैं। अगर तुम कहना ही ये चाहते हो तो अलग बात है, तो ये ठीक हो जाएगा, बट हम ये नहीं कहना चाहते। हम एक्चुअली कहना चाहते हैं ये वाली बात, आई टू लव यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी। अब यहां पे क्योंकि आई के लिए लगा तो ये क्या हो गया, मैं भी। लेकिन अगर यू के लिए लगेगा, यू के बाद लगेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा तुम भी, तुमसे भी। तो ये होगा मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, और ये होगा मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है, याद रखिए। तो टू की पोजीशन का याद रखिए, जिसके बाद आएगा उसको मॉडिफाई कर देगा, मतलब क्या होगा, ऑल्सो। ये था इसका पहला यूज। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या है, TOO और TO2 का जोड़ा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये साथ में आते हैं और बताते हैं क्या, इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई कांड हो ही नहीं सकता, जो आप बात कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं कहूं कोई बहुत ही बीमार लड़का है, तो मैंने कहा ही इज
टू वीक टू वॉक, ये इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता, ही इज टू वीक। कितना, तो TW2 का यहां पे क्या मीनिंग आता है, मोर देन नीडेड और नॉर्मल। जितना यूजुअली वीक होता है उससे ज्यादा एक्सेसिव मतलब होता है। तो कहते हैं ना ही इज टू वीक टू वॉक, तो क्या मतलब हुआ कि वो इतना वीक है कि वो चल ही नहीं सकता। या फिर शी इज टू फैट टू रन, क्या मतलब हुआ, वो इतनी मोटी है कि वो भाग ही नहीं सकती, है ना। तो फैट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है और टू एडवर्ब है। और यहाँ पे टू का क्या मतलब है, मोर देन नीडेड। तो जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से बोलते हैं ना, यू आर टू गुड, सुना होगा ये आपने, इसका मतलब जानते हो क्या, यू आर टू गुड, मतलब टू गुड का मतलब है तुम्हें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना। इतना अच्छा होगा तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। तो टू का मतलब होता है जितना है उससे, जितना जरूरी है उससे ज्यादा। तो जब अगर आप किसी से कहते हैं यू आर टू गुड, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम अक्सर जब बोल देते हैं ना शी इज टू ब्यूटिफुल, टू ब्यूटिफुल, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए ऐसे मत बोला करिए, ठीक है। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, शी इज टू ब्यूटिफुल, वो इतनी ब्यूटिफुल है जितनी नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई, अरे जितनी ज्यादा हो उतना बढ़िया है, जितनी सुंदर होगी उतना मजा आएगा देखने में, चलने में, बात करने में, है ना। तो शी इज टू ब्यूटीफुल क्या है, नहीं होना चाहिए। शी इज टू ब्यूटीफुल का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, मतलब हो जाएगा तुम्हें इतना सुंदर नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इतना भी का मतलब लिमिट कैसे सेट करोगे सुंदरता की, कि चलो ठीक है इतनी सुंदर हो सकती हो वस्तु, इससे ज़्यादा होगी तो हम नहीं मानेंगे तुम्हें सुंदर, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए टू को आप ध्यान से यूज करेंगे ना। तो इससे बात क्या समझ में आई कि टू के साथ आप प्लेजेंट एडजेक्टिव्स नहीं लगाते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव्स नहीं लगाते हैं। प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का मतलब है जो सुनने में अच्छा लगे, जैसे ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट। तो तुम किसी से ये नहीं कह सकते यू आर टू इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हें इतना भी समझदार नहीं होना चाहिए, कि तुम इतने भी, यू आर टू इंटेलिजेंट, इतने समझदार हो जितना नहीं होना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं होगी ना। तो इसलिए सेंटेंस को पूरा करने के मौके TU2 लगा के पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं you are too intelligent to be fooled। अब क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मतलब इतने इंटेलिजेंट हो, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। टू बी फूल्ड पैसिव हो गया ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई। बी फूल्ड का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। या शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी डिफीटेड इन अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन। तो कह रहा है कि वो इतनी सुंदर है कि उसे डिफीट ही नहीं कराया जा सकता, हराया ही नहीं जा सकता ब्यूटी कॉम्पिटिशन में। अब एक बार शॉर्ट में समझाता हूं, मैंने तुम्हें क्या बताया। मैंने तुम्हें बताया TW2 के दो इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल इसका मतलब ऑल्सो होता है, और मैंने बताया ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद मतलब जिसको मॉडिफाई करना है उसके बाद लगा दो, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया TW2 और TU2 इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं। एग्जाम्पल देख लो, टू वीक टू वॉक, इतनी वीक है चल नहीं सकती, इम्पॉसिबिलिटी है। शी इज टू फैट टू रन, इतनी मोटी भाग नहीं सकती, इम्पॉसिबिलिटी है। इतना इंटेलिजेंट के हराया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबिलिटी है। इतनी ब्यूटीफुल कि उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं हराया जा सकता, तो ये भी क्या है, इम्पॉसिबिलिटी है। तीसरी चीज मैंने तुम्हें एक और बताई कि TW2 के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स नहीं लगाओगे, है ना, नहीं तो वो अजीब सा साउंड करेंगे। तो मीनिंग देख के लगाओगे, हमेशा मीनिंग समझ के लगाओगे। और TW2 का मतलब मैंने क्या बताया कि मोर देन नॉर्मल या मोर देन नीडेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब आप कहते हैं तो मोर देन नीडेड या मोर देन नॉर्मल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आई वॉज टू एंग्री विद हिम टू ओवरलुक, मैं उससे इतना ज्यादा एंग्री था, कितना ज्यादा, टू ओवरलुक हिज फॉल्ट्स, कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता था उसके फॉल्ट्स। ओवरलुक क्या होता है, इग्नोर कर देना। तो आंसर मेरे बच्चे हो जाएगा इसका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दम लगा के हैया, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व।
भाई तो कहा जा रहा है व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसके नजरिए से देखा गया, द एंटायर एपिसोड अस्यूम्स अ डिफरेंटली कलर ऑल टुगेदर। भैया कलर क्या है, नाउन है, ठीक है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब थोड़ी होना चाहिए। ये एडवर्ब क्यों लिख दिया, एडवर्ब नहीं आएगा यहां पे आना चाहिए एडजेक्टिव, तो आप इसे क्या कर देंगे, डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप कह रहे हैं कि जब उसके नजरिए से देखा गया तो पूरा एपिसोड एक अलग ही कलर में दिखा, ठीक है, तो आ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, ना कि डिफरेंटली कलर्ड। या तो कलर्ड होता, वर्ब होता तो हम सोच सकते थे। तो आंसर हो गया मेरे बच्चे सी। पिछले का आंसर लगाया था सी ही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सम स्टूडेंट्स फील दैट सेलेक्टेडली स्टडिंग अ फ्यू डेज। ये क्या बात होती है, सेलेक्टेडली क्या हो गया, है ना, अब यहाँ पे स्टडिंग है ना, तो स्टडिंग के लिए क्या आएगा, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव स्टडिंग, पढ़ना, जिरंड है ये, और जिरंड क्या होता है, नाउन जैसा होता है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इट शुड बी सेलेक्टिव स्टडिंग अ फ्यू डेज, सेलेक्टिव। तो क्या हुआ, सम स्टूडेंट फील, कुछ बच्चों को लगता है, दैट सेलेक्टिव स्टडिंग, सेलेक्टिव स्टडिंग का क्या मतलब होगा कि सेलेक्ट करके पढ़ना, ठीक है, अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम इज क्वाइट बेनिफिशियल। क्वाइट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, इनफ, काफी बेनिफिशियल होता है। तो आंसर इज बी, काफी, पर्याप्त, कंप्लीटली, कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्दो शी इज माई मदर, कह रहे जबकि मेरी माँ है, आई कैन नॉट आस्क हर फॉर मनी, मैं इससे पैसे के लिए नहीं पूछ सकता, विदाउट एनी वैलिड रीजन, बोलोगे ना, पूछोगे क्यों, तो वही रीजन, रीजन क्या है, ये है नाउन, अरे रीजन नाउन है ना, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा ना, है ना, ये एडवर्ब है, इसलिए आप इसको काट देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा एक बार फिर से सी। बहुत सी आंसर आ रहा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे, कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट एट दिस ऑफिस, इस ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट है उसे बहुत बढ़िया तरीके से पे किया जाता है, फॉर स्किलफुल नहीं होगा, है ना, फॉर स्किलफुली रिसीविंग, फॉर स्किलफुली रिसीविंग, रिसीविंग करना, ये क्या है, रिसीविंग एक एक्शन जैसा है ना, तो रिसीव एक्शन जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, स्किलफुली, है ना, फॉर स्किलफुली रिसीविंग द इंक्वायरीज एंड फॉलोइंग देम अप। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भाई एक बात, मैं आपको कुछ है ना, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है, या उसमें से कौन कौन से नाउन है, कौन कौन से एडजेक्टिव है, बस मन में सोच लेना, मैं सोच लूंगा, बता दिया। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको इसको देखना है और मुझे बताना है, मतलब मन में सोच लेना है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, और कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से एडजेक्टिव है। हो गया होगा ना, ठीक है, अब देखना किस किस का सही है। भाई मेरे सारे के सारे नाउन्स हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं, और इनकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है, आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ। इनकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो बड़ी अजीब होती है, वो देखने में एडवर्ब जैसी लगती है कि उसके उसमें एल वाई लगा होता है, मैनली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, है ना, इसमें तुम्हारा फ्रेंड भी आता है, फ्रेंडली, इसमें मास्टर भी आता है, माइजर भी आता है,
miserly, niggardly, cowardly। और अगर हमारे पास होगा इसमें माइजर, माइजर नहीं, मास्टर, तो मास्टर होगा नाउन और मास्टर के लिए जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा मास्टरली। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, भले से इसमें एल वाई लगी है पर ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। अब सवाल आता है अगला कि सर इनकी फिर एडवर्ब फॉर्म क्या होगी। तो इनकी एडवर्ब फॉर्म बड़ी ही अलग है ना। इनकी जो एडवर्ब फॉर्म है वो है इनकी एडजेक्टिव फॉर्म प्लस मैनर। इसमें मैनर लगा दो या फिर वे लगा दो या फिर स्टाइल लगा दो, ऐसा कुछ लगा दोगे ना तो ये एडवर्ब बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूंगा ये वाली बात, आई टीच फ्रेंडली, तो तुम्हें अजीब लगेगी ना। आई टीच फ्रेंडली अजीब लगेगी, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, आई टीच इन अ फ्रेंडली मैनर। समझ आई ना बात, आई टीच इन अ फ्रेंडली मैनर ऐसे कहना पड़ेगा। या फिर कहना पड़ेगा आई एम फ्रेंडली। समझ आई। तो यहां पे एडजेक्टिव की तरह तो यूज कर सकता हूं क्योंकि आई को मॉडिफाई कर रहा है, पर एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकता। टीच के लिए नहीं आएगा, टीच के लिए पूरा लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर, है ना। तो ऐसे ही ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर वेरी ऑर्डरली अरेंज, नहीं, क्योंकि यहां पे एडवर्ब की तरह यूज होगा। आर all the files and books are in an orderly manner, are in an orderly manner। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा तब ये सेंटेंस ठीक होगा। ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर इन एन ऑर्डरली मैनर अरेंज्ड इन दी लाइब्रेरी। ये कॉमा लगाना पड़ेगा तब ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है। हाउएवर मेन बात, मुद्दे की बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इन वर्ड्स को एज अ नाउन याद रखेंगे, इन वाले वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव याद रखेंगे, और इनकी एडवर्ब फॉर्म जब भी यूज़ करेंगे तो एल वाई लगा के एडजेक्टिव फॉर्म के साथ मैनर, वे या स्टाइल लगा के यूज़ करेंगे। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, कह रहा है मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा था, नर्वस था और टेंस था। देन द प्लेन, अब यही बदतमीजी हो गई। याद रखिए जब भी आप बात करते हैं नो सूनर, तो नो सूनर के साथ आप THAN देन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, तो मेरा बच्चा याद रखो इसके साथ आप WHEN व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, WHEN व्हेन। ठीक है, व्हेन द प्लेन टुक ऑफ, आंसर इज बी। ठीक है मेरे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लगाइए दम। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, और ये बड़ा ही आसान सा है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो दे वर एक्सेप्शनल गुड थोड़ी बोलते हो, एक्सेप्शनली, ही इज एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, एक्सेप्शनल गुड नहीं बोलोगे, ही इज एन दे वर, और वर के लिए आप बोल रहे हैं तो वो कैसे थे, दे वर एक्सेप्शनली गुड। तो आंसर इज ए।
सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली, तो हम सब ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था, जिन्होंने थोड़ी बहुत रीडिंग करी होगी वो भी आसानी से बना देगा। द एक्सपर्ट्स फील दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, एक्सपर्ट को लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बाय द वीकेंड, इस हफ्ते के अंत तक, वीक एंड तक, मतलब सैटरडे संडे तक। होपिंगली थोड़ी होगा, होपफुली बोलते हैं ना, होपिंगली नहीं, होपफुली। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप रीडिंग से करेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है, बस आपको पता है होपिंगली नहीं होता है, वर्ड होपफुली यूज करते हैं। जैसे द प्रोडक्ट्स विच शी सेल्स आर आई, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो, जब आप ना, इनफ क्या है, इनफ दोनों है, इनफ एडजेक्टिव भी है और इनफ एडवर्ब भी है। तो जब ये एडजेक्टिव होगा तो किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, और नाउन को मॉडिफाई करेगा तो कैसे आएगा, बिफोर द नाउन आएगा, बिफोर द वर्ड, मतलब जिस भी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब नाउन उससे पहले आएगा, ठीक है। और जब ये एडवर्ब होगा तो सीधी सी बात है, किसको, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, या फिर किसी एडजेक्टिव या फिर किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो याद रखिए कब आएगा, आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, तो ये वर्ड के बाद आएगा। तो सिर्फ आप ये देख के भी पहचान लेंगे कि पहले लगा है या बाद में लगा है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव के साथ लगा है। जैसे मैंने कहा, ही हैज इनफ मनी। अब देखो, मनी क्या है, नाउन है, तो इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप इसे ऐसे ही लिखते हो, आप कभी मनी इनफ नहीं करते हो, मनी इनफ थोड़ी ना करते हो। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, he has worked enough for the day, क्या मतलब हुआ, इसने आज के लिए पर्याप्त काम कर लिया है। तो वर्ब क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अब इसकी पोजीशन का ध्यान रखेंगे, एडवर्ब की पोजीशन ही मेन होती है। तो जब हम बात करते हैं नाउन में, जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है तो उससे पहले आ जाता है और एडजेक्टिव होता है। जब ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उसके बाद में आता है ना। एक मैंने वर्ब से एग्जाम्पल दिया, एक एडजेक्टिव से भी दे देता हूं। You seem happy enough to work with him। कहने का मतलब है कि तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, उसके साथ काम करने में तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। यू सीम हैप्पी इनफ टू वर्क विद हिम, इतने खुश लग रहे हो कि मुझे लग रहा है कि तुम उसके साथ काम कर लोगे। अब ना यहाँ पे आ जाते हैं, द प्रोडक्ट्स विच शी सेल्स इनफ कॉस्टली आर इनफ कॉस्टली। तो कॉस्टली क्या है, एडवर्ब है ना। किसकी बात हो रही है, सेल्स, विच ही सेल्स आर कॉस्टली। तो क्या प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, तो एडजेक्टिव है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कॉस्टली इनफ। बस इतनी सी बात थी, इसकी पोजीशन चेंज कर दी और आपको नंबर मिल गए। इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। ये बी नहीं, सी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये भी ना रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है आई मेट दैट लेडी, मैं उस औरत से मिला था 2 years ago, 2 साल पहले, एंड हैव रिमेंबर्ड, और मुझे आज भी याद है, हैव रिमेंबर्ड हर एवर, फॉर थोड़ी बोलते हो, एवर सिंस,
तब से अब तक याद है। सिंस का मतलब जानते हो ना, पहले भी बताया था, तब से अब तक, एवर सिंस, तब से अब तक याद है। तो प्रॉब्लम पार्ट सी में है, एवर फॉर नहीं है। एवर फॉर का मतलब है कि आगे के लिए जब मैं बोलूँगा, ठीक है, एवर फॉर मतलब आगे तक के लिए, इट विल बी गुड फॉर एवर, इट विल बी गुड एवर फॉर, तो ये हमेशा के लिए ठीक होगा, आगे के लिए हम वो एवर फॉर बोलते हैं। एवर सिंस जब मैं पास्ट से अब तक की बात कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। द कैंडिडेट रैन एज फास्ट एज। अब देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, ये जो एज है ना, इसके बारे में कुछ बातें जान लो। देखो एज के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि इसके साथ यूज पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आप इनके साथ यूज करेंगे, है ना। ये दोनों सेंटेंसेस में यूज हो जाते हैं, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस, दोनों ही सेंटेंसेस में यूज हो जाते हैं, चाहे नेगेटिव हो या असर्टिव हो, नेगेटिव या फिर असर्टिव, सब में यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक सो एस भी होता है, सो एस। ये जो सो एस के बारे में अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। ये बातें इनकी कॉमन है, दोनों के लिए है, मतलब ये भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज होगा, है ना। लेकिन इसके साथ एक अलग बात है, जो अलग है, अलग पेन से लिख रहा हूं। सो एस इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सो एस का इस्तेमाल आप कब करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। अगली बात, चलिए अब मैं आपको इसके कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं। शी इज एज स्मार्टर एज हर फ्रेंड। एक सेंटेंस, शी इज सो स्मार्टर एज हर फ्रेंड। शी इज एज स्मार्ट he is not as smart as her friend. She is so smart as her friend. और लास्ट सेंटेंस है, she is not so smart as her friend. आइए अब इन सारे सेंटेंसेस को चेक करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि इन सब के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। एक आखिरी चीज़ और इनके बारे में मैं आपको लिख देता हूं कि यूज फॉर कंपैरिजन, ये दोनों ही कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन चार बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है शी इज एज स्मार्टर, तो स्मार्टर नहीं हो सकता, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है इनके साथ, तो आप इसे स्मार्ट कर लेंगे। ऐसा एरर भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। शी इज सो स्मार्टर, फिर से स्मार्टर नहीं हो सकता, आप इसे स्मार्ट कर लेंगे। शी इज सो स्मार्टर। दूसरी बात, ये सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि सो और एस का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं हो सकता, ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तीसरे में आते हैं, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज हर फ्रेंड। नॉट एज, नॉट दोनों के साथ यूज हो सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो ये सेंटेंस सही है। तो ये दोनों सही कर लिए हमने, यहाँ पे स्मार्ट लगा के ये सही नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा के सही करना पड़ेगा। फोर्थ में आते हैं, शी इज सो स्मार्ट एज हर फ्रेंड। शी इज सो स्मार्ट, वो इतनी स्मार्ट है एज हर फ्रेंड, जैसे उसकी फ्रेंड है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में। शी इज नॉट सो स्मार्ट एज हर फ्रेंड, शी इज नॉट सो स्मार्ट, सही है। नॉट के साथ आपने क्या लगाया? नॉट सो स्मार्ट एज हर फ्रेंड। सो नॉट के साथ सो एज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, इसी में कर सकते हैं।
लेकिन ये वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सो और एस पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में ही इस्तेमाल होता है। ये दोनों में होता है, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, द कैंडिडेट रैन एज फास्टर एज नहीं हो सकता ना, एज फास्ट एज। मैं चाहता तो सिर्फ आपको ये बता के भी चला जाता, पर ये एडिशनल नॉलेज है, इसे नोट कर लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15। द कैशियर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली। ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। दैट डे द कैशियर और द अकाउंटर। तो भाई कैशियर और द अकाउंटेंट इनमें कंपैरिजन हो रहा है कि कौन पहले आया था। तो भैया कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे ना, अर्ली थोड़ी बोलोगे, अर्लियर। कौन पहले आया था? हु हैड अराइव्ड अर्लियर। अब देखो एक बात याद रखो, जो अर्ली है ना, अर्ली, इसकी कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर होती है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री अर्लियर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री अर्लीस्ट होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? मजेदार बात यह है कि एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, पर ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे शी इज एन अर्ली बर्ड, मतलब वह सुबह जल्दी उठती है, तो बर्ड नाउन है और अर्ली उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आंसर मेरे बच्चे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि एडवर्ब की ना पोजीशन बहुत बढ़िया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर देखो जैसे सेंटेंस है, शी लव्स मनी, तो एवरीवन लव्स मनी, इसमें कोई भी बुराई नहीं है ना। एवरीवन लव्स मनी, किसमें बुराई नहीं है। अगर भाई कोई तुम्हें कहे भाई साहब 1 करोड़ रुपए हैं मेरे पास फालतू पड़े हैं, लोगे क्या? बहुत चैरिटी कर दी है, 20-30 करोड़ चैरिटी भी कर दिया है, सब जगह दे दिया है, 1 करोड़ रुपए हैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, लोगे? क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, है। तो क्या? शी लव्स मनी एंड एवरीवन डज, तो नो प्रॉब्लम। आइए इसके अंदर एक एडवर्ब लगाते हैं। एडवर्ब नहीं है इसमें, कभी तुम पहले से सोच के बैठे हो मनी एडवर्ब है, नाउन है वो, ठीक है, ये वर्ब है और ये प्रोनाउन है। आइए इसमें एक एडवर्ब लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ओनली। तो ओनली लगाते हैं, तो ओनली कहाँ पे लगाऊं? अब तुम जहाँ पे भी ओनली लगा दोगे ना, मीनिंग बदल जाएगा। चलो पहले शुरू से लगा के देखते हैं। अगर मैंने ओनली यहाँ लगा दिया, सो ओनली शी लव्स मनी हो गया, कि सिर्फ वही है जो पैसे से प्यार करती है और कोई पैसे से प्यार नहीं करता, ओनली शी। तो मान लो किसी स्पेसिफिक जगह में बात हो रही है, 4 लोग हैं, किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एक है जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है, ये मतलब हुआ। तो ओनली शी लव्स मनी, सिर्फ वही पैसे से प्यार करती है और कोई नहीं करता। अब मान लो अगर आपने शी लगाया और ओनली यहाँ पे लगा दिया, और अब आपने कहा लव्स मनी, अब सेंटेंस बदल जाता है, शी ओनली लव्स मनी। अब इसका मतलब बेटा तुमसे नहीं करती है, सिर्फ पैसे से करती है। शी ओनली लव्स मनी, नहीं, शी। सो एक ही चीज है जिससे वो प्यार करती है, और वो क्या है? पैसा। ठीक है, एक ही चीज है जिससे वो प्यार करती है, शी ओनली लव्स मनी। तो तुम मत सोचो कि तुमसे कहती है ना आई लव यू, नहीं, वो कुछ और है। अच्छा, अब बोला शी लव्स ओनली मनी, तो देखो मनी तो हो जाता है नाउन, ठीक है। शी लव्स ओनली मनी का क्या मतलब हो जाएगा? शी लव्स ओनली मनी। तो यहाँ पे ना ये इसकी पोजीशन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये अजीब सा सेंस कर रहा है। शी लव्स ओनली मनी, ओनली मनी का मतलब है पैसा सिर्फ, जो पैसा सिर्फ, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक, ओनली द मनी या तो कहना पड़ेगा, किसी स्पेसिफिक पैसे की बात करना पड़ेगी, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे इसका यूसेज ही रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मीनिंग अजीब निकल रहा है ना। शी लव्स ओनली मनी। अच्छा, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई ना, इसका मीनिंग हमने गलत समझ लिया। इसका मतलब है शी ओनली लव्स मनी, वो सिर्फ प्यार करती है पैसे से, है ना। लाइक ऐसा नहीं है उसे खर्च करना भी पसंद है, वो सिर्फ प्यार करती है कि उसके पास आए। ऐसा नहीं है कि उसे और भी कुछ चीज़ें करनी है पैसे से। शी ओनली लव्स मनी, ठीक है, ओनली लव्स एंड नथिंग एल्स।
गड़बड़ कर दी थी मैंने। चलिए अब और बेटर समझ में आ जाएगा अब आपको। शी लव्स ओनली मनी। अब इसका मतलब है कि सिर्फ वो पैसे से प्यार करती है। अब इस एडवर्ब को आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। जैसे अगर आप ऐसे लिख देंगे शी लव्स मनी ओनली, तो ये ग्रामेटिकली बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा, है ना। तो इससे बेटर है आप उससे पहले यूज़ कर लीजिए जिसको मॉडिफाई कर रहा है ना। तो शी लव्स ओनली मनी, इसका मतलब है कि सिर्फ पैसे से प्यार करती है। तो देखिए हर जगह मीनिंग बदल गया। यहाँ पे सिर्फ वही है जो प्यार करती है, यहाँ पे क्या है, शी ओनली लव्स मनी, वो सिर्फ प्यार करती है पैसे से, और कुछ चाहत नहीं है। शी लव्स ओनली मनी, सिर्फ वो पैसे से प्यार करती है और कोई चाहत नहीं है, सिर्फ पैसा ही उसकी चाहत है, ठीक है। और यहाँ पे शी लव्स मनी ओनली, तो ये कुछ होगा नहीं, ये एडवर्ब का गलत यूज है लास्ट में इस तरीके से। तो ऑल्दो ही अर्न्स गलत हो जाएगा, वो सिर्फ कमाता है थोड़ी कहना चाहते हो, तो तुम कहना चाहते हो ही अर्न्स ओनली, वो कमाता है सिर्फ 9,000 रुपये एक महीने में, ठीक है। क्या कमाता है, ओनली 9,000 रुपीज। तो आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम, जल्दी से दम लगा दो। आओ साउंडली स्लीप्ड, मैंने फिर वही कहा, आई के लिए थोड़ी आया, स्लेप्ट के लिए आया है, तो आई स्लेप्ट साउंडली बोलेंगे, आई स्लेप्ट साउंडली, आंसर इज ए, ठीक है। मतलब मैं अच्छे से सोया पिछली रात, क्योंकि लाइट वाइट नहीं गई। क्वेश्चन नंबर 18, जाहिद वॉज वेरी टायर्ड, सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस। सॉरी टू अकम्पनी अस, तो या तो बोलोगे ही सेड दैट ही वॉज सॉरी दैट ही कैन नॉट अकम्पनी अस, या तो इसे ऐसे बोल दो, बढ़िया हो जाएगा। या इससे भी बढ़िया तरीका है कि आप सॉरी को हटा दो और कुछ और लगा दो, जैसे जाहिद वॉज वेरी टायर्ड, सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी की जगह वर्ड बदल दो, अनेबल कर दो, ही वॉज अनएबल टू अकम्पनी अस, या तो ऐसा कर दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें बताना पड़ेगा ही वॉज सॉरी किस चीज के लिए, दैट ही कैन नॉट अकम्पनी अस, कि वो हमें कंपनी नहीं कर पाया। तो कैन नॉट नहीं कहेंगे, कुड नॉट कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। कुड नॉट या कुडेंट अकम्पनी अस, ठीक है। दोनों तरीके सही है, कैसे भी चेंज कर लो। सी पार्ट में एरर है, सॉरी की जगह अनेबल भी कर सकते हो या ये पूरा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज अर्निंग 25,000 रुपीज मंथली, तो आप या तो बोलो ही हिज मंथली अर्निंग इज, हिज मंथली अर्निंग इज, ऐसे कर लो, है ना, ये भी ठीक है। लेकिन ये आप कर नहीं सकते, एरर यहां पे मार्क करना है, तो मंथली को काट के आप पर मंथ कर लोगे, तो ये सही हो जाएगा। ही इज अर्निंग 25,000, 25,000 रुपये कमा रहा है पर मंथ, हर महीने, और ये बेहतर तरीका है सेंटेंस को लिखने का। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप पीछे जाके सही नहीं कर सकते थे, आगे तभी भी गलत ही रहता। नॉट ओनली वी लॉस्ट, अब देखो ये हम सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा भी होगा आपने कि भाई नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन वाली क्लास में और डिटेल से आप जानेंगे मेरे साथ। तो नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड, हमने सिर्फ खोया ही नहीं जो हमारे पास था, बट आवर फैमिली मेंबर्स वर ऑल्सो मिसिंग। तो आप इसको, ऑल्सो की पोजिशन बड़ी खराब है, इसको आप हटा के यहां लग देंगे, बट ऑल्सो, ठीक है। इसमें एक बात और आप याद रखिए कि not only and but also should take same part of speech
आफ्टर देम। तो मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। तो नॉट ओनली के बाद वी आया है जो कि एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन या नाउन ही आएगा, नाउन इक्विवेलेंट आएगा। सो ऑल्सो के बाद मिसिंग आ रहा है जो कि नाउन इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, बट ऑल्सो आप यहाँ लिख देंगे आर फैमिली मेंबर्स। अब सही है क्योंकि ये नाउन है, तो नाउन आए प्रोनाउन आए वो चल जाएगा, सेम जैसा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल्सो की पोजीशन चेंज की हमने। क्वेश्चन नंबर 21, every member of the family is addicted to cricket and so is Tom। so Tom is नहीं, so is Tom। ये क्या होगा भाई, ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर्स का मतलब होता है जैसे मैंने तुमसे कहा आई डोंट स्मोक, ये मैं स्मोक नहीं करता, तो किसी ने मुझसे कहा नाइदर डज शी, कि वह भी नहीं करती, है ना। तो आपने क्या किया, नाइदर शी डज नहीं लिखेंगे, डज शी लिखेंगे। शॉर्ट आंसर बोलते हैं ऐसे को। जैसे तुमने कहा आई एम गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश बढ़िया है मेरी, इंग्लिश में अच्छा हूं मैं, तो किसी ने तुमसे कहा सो एम आई, या सो इज शी, या फिर सो इज टॉम। यही तो चीज पढ़ा रहा हूं, सी इज द करेक्ट आंसर। तो हर एक फैमिली जो है, इसकी फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो क्रिकेट से पीड़ित है, एडिक्टेड है ना, क्रिकेट के लिए पागल है, एंड और इसीलिए, और सो इज टॉम, टॉम भी इसलिए ऐसा है। सी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिए। एडवर्ब में कवर किया है मैंने इसे। अब देखो, मैंने बताया था हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से थोड़ी हिट किया है, हार्ड हिट। सो हु विल बिलीव, कौन मानेगा इस बात को, दैट शी वॉज नॉट हार्ड हिट, कि उसे धक्का नहीं लगा है। हार्ड हिट का मतलब होता है धक्का लगना, बड़ा गम लगना उसकी हस्बैंड की डेथ का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हार्डली हिट नहीं होगा, हार्डली का मतलब होगा मुश्किल से लगा है, तो मुश्किल से नहीं लगा है, मुश्किल धक्का लगा है। क्वेश्चन नंबर 22, Somebody reported to the contractor that his partner had only died, कि उसका पार्टनर सिर्फ मरा है एक हफ्ते पहले। सिर्फ मरा है का क्या मतलब है, सिर्फ मरा है कुछ होता है क्या, मर गया तो मर गया, कंप्लीटली मर गया, ये क्या सिर्फ मरा है क्या होता है। ओनली डाइड नहीं बोलोगे, आप बोलेंगे डाइड ओनली अ वीक अगो। मैंने क्या कहा कि वीक अगो, क्या कब मरा, सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मरा है। अभी ये बात समझ में आ रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई मैंने बताया ना, एडवर्ब में पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन देख के आंसर लगाइए। एडवर्ब की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, रीडिंग से ये एकदम बढ़िया हो जाती है, पर अफसोस की बात यह है कि आप रीड जरा कम करते हैं। अब देखो फिर से एडवर्ब की पोजीशन का एरर है, आस्क मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर, ना टू फॉरगेट हर, उसे फॉरगेट कर लो। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीटली यहां आएगा, तो बी पार्ट में एरर है इसके, तो पूरी तरीके से भूल जाओ। He looked at the child lovely, lovely का मतलब होता है ब्यूटीफुल, nice, what a lovely weather, lovely is an adjective, what a lovely weather, so she looked at the child lovingly, lovingly का मतलब है प्यार से, यूं प्यार से मेरी तरफ न देखो। So she looked at the child lovingly, but the child did not respond to her। ठीक है, तो जो तो क्या कह रहे हैं, उसने बच्चे की तरफ बड़े प्यार से देखा। ठीक है, उसने बच्चे की तरफ बड़े प्यार से देखा, बट द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर, लेकिन जो बच्चा था लड़का नहीं था, इसलिए उसने मुस्कुराया भी नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, है ना, इग्नोर मार दिया। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, I see him often at the center, but he has not come from the past few days।
तो क्या कह रहा है, आई सी हिम ऑफन, तो इट शुड बी आई ऑफन सी हिम, यहां लगाइए आप ऑफन। क्यों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, आज ही तो पढ़ाया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेस बताई थी ना। अगला क्वेश्चन, फिर ये वही वाला एरर आ गया। कौन सा वाला एरर, शॉर्ट आंसर वाला। सो ही डज नॉट नो एनीवन हियर, नाइदर डू आई, तो डू पहले आएगा और आई बाद में आएगा। जैसे टॉम वाला क्वेश्चन था, सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, एवर फॉर थोड़ी होगा, ये एवर सिंस होगा, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 शायद रिपीट हो गया वो कंटेंट में। ही इज वेरी सीनियर टू मी, सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। तो याद रखिए, सीनियर, जूनियर, ये जितने भी होते हैं ना, इनके साथ आप वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंपैरेटिव जैसे साउंड करते हैं, है ना। जैसे वीकर, स्ट्रॉन्गर, ऐसी साउंड करता है सीनियर, जूनियर। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए आप इन वर्ड्स के साथ भी वेरी ना लगा के क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। इट शुड बी मच सीनियर, समझ आ गया, ही इज मच सीनियर टू मी, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स हैं। She was heavenly fine last month for coming lately। lately का मतलब होता है recently। lately एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, हाल ही में। recently हाल ही में, तो lately थोड़ी बोलोगे, हाल ही में थोड़ी आई हो। coming late, C is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। अब देखो एक बात याद रखो ना, ये जितने भी होते हैं ना, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, विदाउट, है ना, ये ज्यादातर नेगेटिव वर्ड्स हैं, और इनके साथ डू नॉट यूज another नेगेटिव वर्ड, इनके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड का आप इस्तेमाल ना करें। तो कुड नॉट और स्कार्सली दोनों नहीं आएंगे, तो या तो आप बोलेंगे ही कुड स्कार्सली, नॉट काट दीजिए, ही कुड स्कार्सली कंसील, वो मुश्किल से छुपा पाया। कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड, वो मुश्किल से छुपा पाया अपनी खुशी, कब, जब मैंने इस्तीफा दिया। समझ पाए। या फिर ऐसे समझ लीजिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, स्कार्सली को काट दीजिए, ही कुड नॉट कंसील हिज हैप्पीनेस, तो वो अपनी कमी नहीं छुपा पाया। तो इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगर दो नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साथ में लगा दो। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, और एवर का मतलब क्या होता है, मतलब ऑलवेज, हमेशा, आगे तक के लिए। तो यार ये सेल्डम और एवर, या तो सेल्डम, या तो कह रहा है कभी नहीं, या फिर हमेशा के लिए नहीं। तो याद रखिए, या तो आप लिखते हैं सेल्डम और नेवर, ठीक है, या फिर आप लिखते हैं सेल्डम इफ एवर। लेकिन आप सेल्डम और एवर ये साथ में नहीं लिख सकते, ठीक है। सेल्डम इफ एवर सही है, सेल्डम इफ एवर का मतलब है कभी नहीं, अगर मुश्किल से कभी होता है, ऐसा सा सेंस आता है। तो सेल्डम और नेवर ये क्या है, ये बराबर है, एक जैसे हैं, है ना। तो इनको आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो भी सेल्डम और नेवर गो आउट दीज डेज, हम तो कभी मुश्किल से ये कभी नहीं जाते हैं बाहर, बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ डेज, क्योंकि आजकल बड़ी मतलब गर्मी है वहां पे ना। ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेल्डम और नेवर कर लो, या फिर सेल्डम इफ एवर, दोनों से सीख हो जाएगा, ये नहीं चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 33। दो ही वॉज ब्रेव, जबकि वो बहादुर था, ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, मैनली फेस्ड। फेस्ड क्या है मेरे बच्चे? फेस। ही कुड नॉट फेस, ये हो गया वर्ब। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब। पर मैनली तो एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन नाउन है, आज ही बताया मैन नाउन है, मैनली एडजेक्टिव है, इसके साथ मैनली मैनर लगाना पड़ेगा ना। डाउन्स ऑफ लाइफ इन अ मैनली मैनर, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए। अब ये बना है एडवर्ब, तो आंसर हो जाएगा सी। मैनली नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही बदतमीजी हो गई है। शी हैड बेयरली नथिंग, तो बेयरली एक नेगेटिव वर्ड है। बेयरली, बेयरली एक नेगेटिव वर्ड है, और दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आ सकते, बेयरली और नथिंग साथ में नहीं आ सकते, तो किसी भी एक को काट दो। तो ही हैड नथिंग टू वेयर व्हेन शी केम फॉर हेल्प, या फिर शी बेयरली। अब यहाँ पे अगर तुम बेयरली लगा के रखोगे तो नथिंग को काट के शी हैड बेयरली एनीथिंग करना पड़ेगा। शी हैड बेयरली एनीथिंग, तो या तो ये कर दो, शी हैड बेयरली एनीथिंग टू वेयर, या फिर बेयरली को ही गायब कर दो, ऐसे लिख लो, शी हैड नथिंग टू वेयर। या तो आप इसे ऐसे ठीक कर लो, या फिर बेयरली को काट दो। पर क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेयरली को लगा रहने दो, नथिंग को काट के एनीथिंग कर लो। शी हैड बेयरली एनीथिंग टू वेयर, तो इसलिए आंसर इसमें आप बी लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35। माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस्ट, तो माई फादर इज मच क्विकर, वेरी क्विकर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मच क्विकर। मच क्विकर का क्या मतलब हो गया? मच क्विकर का मतलब क्या हो गया कि भाई क्विकर है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल होता है। वेरी तो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होती है। ये बात आपने आज की क्लास में मेरे साथ पढ़ी ही है। आइए अगला क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था एज के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, एज गुड एज। ठीक है, सो शी डिड हर जॉब एज गुड एज, आंसर इज बी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपके क्वेश्चन आसान हो रहे होंगे और जल्दी जल्दी हो रहे होंगे। रीजन क्या है कि अब आप लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं एडवर्ब्स का। अब देखो, शी इज बीइंग वेरी, तो वेरी के बाद यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए होगा ना, ही की बात हो रही है, तो ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, क्योंकि पोलाइट क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं चाहिए हमें, पोलाइटली एडवर्ब है। एंड शी इज बीइंग वेरी पोलाइटली, वो बहुत पोलाइटली कर रहा था, ऐसा कुछ सेंस आ जाएगा। तो ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, वो बहुत ही पोलाइट था। रीजन उसे ही पता है भाई, हमें नहीं पता। द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, उसे ही पता होगा रीजन। बी इज द करेक्ट आंसर, पर था बहुत पोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ही इज टॉल इनफ, क्योंकि इनफ यहां पे एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि टॉल यहां पे एडजेक्टिव है, तो इसकी पोजीशन खराब है। इट शुड बी टॉल इनफ। पोजीशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए खूब सारे करा रहा हूं। ही इज टॉल इनफ टू बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए ये पर्याप्त लंबा है। क्वेश्चन नंबर 39। आई कैन नॉट आस्क माई फादर फॉर इस कार विदाउट एनी रीजन, तो रीजन क्या है? नाउन। तो सीधी सी बात है, विविडली थोड़ी बोलोगे, विविड बोलोगे, विविड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, और विविडली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद हम करेंगे ईडियम्स।
मैंने आपको बताया था क्वाइट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, कंप्लीटली। तो आप इसे भी बोल रहे हैं पर्याप्त, ऑल, सारा, पर्याप्त, तो ये दोनों साथ में नहीं आते, कोई भी एक यूज कर लो। या तो आप बोल रहे हो क्वाइट राइट, या फिर आप बोल लो ऑल राइट, है ना। दोनों साथ में नहीं आ सकते, ये साथ में नहीं आ सकते। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पार्ट बी में। क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब एक बात पे गौर फरमाना है कि आपका स्कोर 40 में से कितना आया है। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं कि अभी एक एफ कैट वाला बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने आज एक क्लास कराई थी, उसकी डिफेंस वाला पे ही है वो क्लास है, वो एरर डिटेक्शन की। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारी पड़ी हुई हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसके क्वेश्चन लगा लेना। 25 क्वेश्चन है, और एक बार ज़रा देखना कि तुम 25 में से कितने बना पाए। ठीक है, ये मेरे विक्रांत बैच वाले बच्चों के लिए हैं, तुमने मुझसे वहाँ पे पढ़ा है, तो एक बार यूट्यूब का दूसरा वाला कंटेंट लगाओ और देखो 25 में से कितने लगा पाए। बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में, और आउट ऑफ 40 भी मुझे स्कोर बताना। जब एफ कैट वाले बैच का स्कोर बताओ तो उसे अलग से कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलो, वही तो एक ज़रिया है तुमसे बात करने का, नहीं तो तुम तो मुझे देख भी पाते हो, मैं तो देख भी नहीं पाता। जल्दी से बताओ, व्हाट इज फाइल एंड रैंक? रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? आम लोग, जैसे वो लोग जो निचले वाले कर्मचारी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आर्म फोर्सेस की, तो जो सोल्जर्स होते हैं, बिल्कुल मतलब क्या कहते हो, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो ज्वाइन करते हैं, सिपाही जिन्हें आप कहते हैं, वो होंगे रैंक एंड फाइल। और जो ऑफिसर्स होंगे उनसे नीचे वाली पोस्ट रैंक एंड फाइल कहलाती है, ऑर्डिनरी पीपल बेसिकली। ठीक है, जैसे द सीक्रेट is now known to rank and file। क्या मतलब हो गया कि भैया अब सबको पता चल गया है सीक्रेट, अब जो सीक्रेट था वो सबको पता चल गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब होता है? विट का मतलब होता है ना, कहते हैं बड़ा विटी है, दिमाग वाले, तो दिमाग का दई हो जाना, खत्म हो जाना दिमाग। एट वंस विट्स एंड ऐसे याद रख सकते हो, दिमाग का खत्म हो जाना। तो इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, अब समझ में नहीं आ रहा। जैसे he tried at his wits end to solve the question। तो कोई क्वेश्चन था, मान लीजिए कोई आईआईटी लेवल का खतरनाक सा क्वेश्चन था, तो उसने क्या किया? ही ट्राइड एट हिज विट्स एंड, उसने अपना सारा दिमाग सब लगा दिया। हिज विट्स एंड, तो यहाँ पे वंस के साथ, तो वंस नहीं लिखा ना मैंने, वंस नहीं लिखा, हिज लिखा है ना, क्योंकि ही से सेंटेंस बनाया है। तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी सारे गलत हैं और कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। अगला क्वेश्चन, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तो सबको करना चाहिए। अब सोचो क्या हो सकता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि, सोचो जरा मीनिंग निकाल लो। बर्न, जलाना, मिडनाइट ऑयल, आधी रात में तेल जला के क्या करेगा आदमी? आधी रात में तेल जला के क्या करोगे? अरे पढ़ाई करोगे, वर्क एंड स्टडी। हो गया ना इडियम यार, आसान है। सो यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल as the exams are round the corner। राउंड दी कॉर्नर एक और इडियम है जिसका मतलब है आने वाले हैं, अबाउट टू हैपन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रात का अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना, खूब पढ़ाई करना पड़ेगी। एज द एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, क्योंकि एग्जाम्स तुम्हारे आने ही वाले हैं। आंसर एक बार फिर से डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 44। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब ज़रा सोचो, कोई बिल्ली है और अगर तुम उसे बिठा दोगे कहाँ पे, गरम गरम ईंटों पे बिल्ली बिठा दी तुमने, तो क्या हो जाएगा? तुम अटेंशन जाएगी नहीं, ठीक है। किफ वंस एट अ डिस्टेंस, तो कोई उससे दूर रहेगा। अरे हॉट ब्रेक पे बिल्ली बैठी है तो लोग तो देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो बिल्ली में होगी। तो फ्राइटेंड मी क्यों मुझे फ्राइटेंड करेगा? नहीं, ये भी गलत है। यही बचा वेरी नर्वस। जब आप अब सोचो हॉट ब्रिक्स पे कोई भी नर्वस हो जाएगा, तो वेरी नर्वस या फिर एंग्शियस। इन द इंटरव्यू she seemed like a cat on hot bricks। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इंटरव्यू में ऐसा लगा, वो ऐसी लगी जैसे कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो। अब बेचारी, सेंटेंस दिया है ना मैंने सब जगह, सेंटेंस देना ज़रूरी है भाई सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, कॉक एंड बुल स्टोरी। व्हाट इज कॉक एंड बुल स्टोरी? मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है मन गढ़ंत कहानी, अपने पास से कुछ भी सुना दिया, कांड पकड़ा गया घर पे, अपने पास से कुछ भी सुना दिया। सो मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव। जैसे टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, he told cock and bull stories। तो क्या कह रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए उसने क्या करी, मुर्गे बैल की कहानियां सुना दी। मुर्गे बैल की कहानियां वैसे भी मनगढ़ंत ही होंगी, है ना, बात खत्म। याद हो गया ना, ईडियम याद होना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एक बार में याद हो जाएगा, मैंने भी ऐसे किया है। अब ये बताओ, ये तो करते ही है ना, कोई भी बात होती है, हम कुछ भी शुभ करने जा रहे होते हैं, है ना, तो लोग बोलते हैं भाई ऐसा हो जाए आज मेरा ना सारा पढ़ा हुआ आ जाए एग्जाम में, है ना। लड़कियां कैसे कर लेती हैं, ऐसे कर लेती हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं नहीं नहीं, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब तुम सोच रहे हो भगवान सब सही सही रहे, कुछ कांड ना हो जाए मेरे साथ। सो द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो तुम्हारे प्लान्स को अपसेट कर दे। जैसे मैं सेंटेंस बताता हूँ, she kept her fingers crossed while watching her result। तो रिजल्ट कैसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी, भैया भगवान कुछ बुरा ना हो, ऐसे उंगली पे उंगली चढ़ा दूंगी, कुछ हो नहीं पाएगा। जबरदस्त लॉजिक लेके आती हैं भाई सब लड़कियां। चलो, इन कोल्ड ब्लड, वैसे मैंने देखा बहुत सारे लड़के भी करते हैं ऐसा। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, ये कितना कॉमन है अभी, जितने मर्डर केसेस चल रहे हैं, बार बार अखबार में हर कोई दिन में आ रहा है ना, खतरनाक खतरनाक टुकड़े, कहीं किसी के कहीं मिल रहे हैं, किसी के कहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं। ऐसे मर्डर जो जानबूझ के करे गए, विदाउट एनी इमोशन के कर दिया गया। जैसे द जज वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48। बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं मैंने ऑप्शन, आप दिमाग लगाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। टू ईट हम्बल पाई। ये डम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। अरे भैया, शर्मिंदा हो जाना और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। तो क्या हो गया, टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएशन सर्कमस्टेंसेस, मतलब मान लेना कि भाई मेरी ही गलती थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही हैड टू ईट humble pie
when he was caught with a pack of with a bottle of, लिख लेते हैं, with a bottle of whiskey. तो ही हैड टू ईट हम्बल पाई, क्या मतलब उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, है ना, शर्म झुकाना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी। कब? जब उसके पास से विस्की की बोतल पकड़ी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहा बेटा लेके, है ना, ड्राई डेथ हाउस दिन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एट द 11th आवर। अब एक बात बताओ ज़रा मुझे, हमारे यहाँ घंटे में कितने, देखो अच्छा इसको याद करने का तरीका मैं भूल गया बताना। एट टू ईट मतलब पचा लेना, हम्बल पाए, पाए एक तरह का इनके यहाँ स्वीट डिश होती है ना, तो हम्बल पाए के नर्म होके बात को मान लेना, ऐसे समझो, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ऐसे याद करना है इसको। 11th आवर, 12 तो घंटे होते हैं, 11वें घंटे में तुम निकल के आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी लेट। तुम किसी भी काम को 11th आवर में करते हो तो वो बच्चे होते हैं जिनको कल पता चला है कि आज मेरा इंग्लिश का पेपर है, और ये अब सब जगह टिक लगवाता घूम रहा है टीचर से कि क्या पढ़ना है, और वीडियोस देख रहा है, और फिर रात भर पढ़ेगा, सुबह पेपर दे के आएगा। तो मतलब एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, जैसे मैनी स्टूडेंट्स स्टडी एट एन 11th आवर। समझे मेरा बच्चा? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब जानते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चरसी होते हैं, हर चीज़ में उन्हें कंप्लेन करनी होती है ना। पहले वो तुमसे पूछोगे क्या हुआ, तुम्हारी एज इतनी हो गई, आज तक कुछ कर नहीं पाए, तो उसमें से ज़्यादातर होंगे वो अपने माँ बाप को ब्लेम करेंगे। अरे कमबख्त, ये तो देखो कुछ ऐसे भी हैं जो तुमसे ज़्यादा, जिनके माँ बाप ही नहीं हैं और तब भी वो कामयाब हो गए, तो उनको लगता है हाँ नहीं होते तो भी मैं अकेले कर लेता, अब तो मुझे इनकी वजह से रहना पड़ा। यू डोंट अंडरस्टैंड। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके चिप ऑन शोल्डर होती है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। अपनी नाकामयाबियों का जो मटका होता है ना, हमेशा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं, या तो देश के ऊपर, या समाज के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर। कभी वो ये नहीं कहते कि आई वॉज टेम्पटेड, आई गॉट टेम्पटेड, वो कभी ये नहीं कहते आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी गलती थी, मैं उस तरफ चला गया। ठीक है, वो हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं, और ब्लेम करते करते ना उन्हें हमेशा लगता है कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं। और जब तक आपको लगता रहेगा ना कि आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे। तो मेहनत का पहला स्टेप तो ये है, उस गलती को सुधारने का पहला स्टेप तो ये है कि पहले गलती को मान लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर वैसी रह जाएंगे, फुद्दू के फुद्दू। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फुद्दू ना रहें और दूसरों को ब्लेम ना करें, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कल्चर को, अपनी फैमिली को, अपने रिलीजन को, हर किसी को ब्लेम ना करें, और स्ट्रांग बन के आगे आएँ और फुद्दू ना रहें, तो उसका एक ही तरीका है कि अपनी गलती को मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, और यकीन जानिए कि ये जो गलतियां होती हैं ना, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखिए, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस ऑफ अ फेलियर फ्रॉम द पास्ट, जैसे having a chip on your shoulder is a sign of, having a chip on your shoulder is a sign of, having a chip on your shoulder is a sign of नेगेटिविटी। कि भाई अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, तो यकीन जान लीजिए कि आप ही नेगेटिव है।
तो भाई मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आया होगा मज़ा, है ना। एडवर्ब्स आज हमने दबा के पढ़ा है। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।